हमारी समझ से ये पहली बार होगा जब दिल्ली में इतने बड़े लेवल पर प्रदूषण की समस्या पर लोग प्रदर्शन करते नजर आए और इस समस्या पर बात करते दिखे। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। लासेंट की नई रिपोर्ट बताती है कि 2022 में भारत में वायु प्रदूषण से 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जो 2010 की तुलना में 38% अधिक है। लोगों की असमय मौतों से देश को 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है, यानी ये जीडीपी के 9.5% के बराबर है ये नुकसान। आज जिस समस्या से दिल्ली जूझ रही है, कभी चीन का बीजिंग शहर भी इस समस्या का मारा हुआ था। बीजिंग की सड़कों पर लोग मास्क लगाए नजर आते थे। आसमान इतना धुंधला होता था कि सूरज की किरणें मुश्किल से बीजिंग की सरजमी पर उतर पाती थी। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया था। अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जूझते मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई थी। डॉक्टर हवा को जहरीली बता चुके थे। लोग सोच में पड़ गए थे कि साइकिलों का साम्राज्य बीजिंग धुएं और धुंध का शिकार कैसे हो गया। इसी वक्त अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी दूतावास ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि बीजिंग की हवा में PM 2.5 का स्तर 800 के पार पहुंच गया है। ये आंकड़ा दुनिया भर में वायरल हो गया। बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका था। उस समय बीजिंग की हवा में हर घन मीटर पर 1000 से ज्यादा माइक्रोग्राम PM 2.5 कण तैर रहे थे। ये कण इतने बारीक थे कि फेफड़ों में घुलकर खून में घुल जाते थे और लोगों को बीमार बना देते थे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये PM 2.5 होता क्या है? दरअसल PM 2.5 हवा में मौजूद उन सूक्ष्म कणों को कहते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। एक इंसान के बाल का व्यास लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है, जिसका मतलब है कि एक बाल की चौड़ाई में करीब 40 PM 2.5 कण आ सकते हैं। नाक के अंदर के मौजूद बाल हवाओं में मौजूद पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं ताकि ये कण फेफड़ों तक न पहुंचे। लेकिन PM 2.5 अपने छोटे आकार के कारण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके खून में भी मिल सकते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इनमें सांस संबंधी और हृदय संबंधी रोग, फेफड़ों का कैंसर और समय से पहले जन्म जैसी समस्याएं, यानी महिलाओं के गर्भधारण में भी समस्या आ सकती है। You know, it is absolutely a health-wise a major hazard because we see all the effects of it, which are many folds in the sense of people who are getting colds, coughs, people who have pre-existing lung problems, they are getting asthma, severe spasm, being hospitalized. Even lots of people have had to be hospitalized because of this. The outpatient departments are full of patients with chest problems. So this is a disaster in a way for humanity. अब कहानी पर लौटते हैं। चीन की समस्या किसी एक दिन की नहीं थी, बल्कि दशकों का नतीजा था। 1980 के दशक में चीन ने तेजी से औद्योगिकरण करना शुरू किया। तब ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला हुआ करता था। हर तरफ कंपनियों में कोयला जल रहा था और उससे निकलने वाला जहरीला धुआं बीजिंग में पैर पसार रहा था। लोग साइकिल का पैडल दबाते दबाते कब गाड़ियों का एक्सीलेटर दबाने लगे, उनको पता तक नहीं लगा। 1998 आते आते शहर में 10 लाख से ज्यादा वाहन आ चुके थे। साइकिलों का शहर अब कारों का हो गया था। आसपास के प्रांतों हेबेई और तियानजिन में फैक्ट्रियां धुआं उगल रही थीं। सर्दियों में हीटिंग के लिए कोयला जलना आम हो गया था। मंगोलिया के रेगिस्तानों से उठती धूल भरी हवाओं ने बीजिंग के प्रदूषण को और बढ़ा दिया। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 1978 से 1998 तक बीजिंग ने विकास की रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन प्रदूषण को जन्म दे दिया। इन 20 सालों में चीन की जीडीपी में
1078% इजाफा हुआ, जनसंख्या 74% बढ़ी, जबकि गाड़ियों की जनसंख्या की रफ्तार 335% से आगे निकल गई। चीन ने विकास का नया पैमाना तो सेट कर लिया था, लेकिन प्रदूषण की चादरों से राजधानी बीजिंग गिर गई थी। लोगों की जिंदगी में कोयला आम हो गया था। बिजली उत्पादन के लिए फैक्ट्रियां बड़े मात्रा में कोयला का इस्तेमाल तो कर ही रही थी, साथ ही लोग सर्दी से राहत पाने के लिए कोयले के अंगीठियां जलाने लगे। इससे हवाओं में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। स्टील कंपनी से निकलते PM10 और PM 2.5 से बीजिंग के आसमान भर गए। 2011 तक बीजिंग में 50 लाख गाड़ियां सड़कों पर थीं। इससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी। हर तरफ होते कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल के कण हवाओं में तैरने लगे। इन सभी कारकों ने मिलकर बीजिंग को 2013 आते आते गैस चैम्बर बना दिया। जनवरी 2013 में पूरा बीजिंग हफ्तों धुंध की चादरों से ढका रहा। 10 मीटर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। तब चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, यानी हर हाल में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने का प्लान तैयार किया। चरणबद्ध तरीके से चीन ने इन योजनाओं को लागू किया। कोयला से चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया गया, 20 लाख गाड़ियों को स्क्रैप में डाला गया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया गया, लकी ड्रॉ प्लेट सिस्टम लागू किया गया, यानी कि साल में सिर्फ 2.4 लाख लोग ही लकी ड्रॉ के जरिए गाड़ी ले सकते हैं। ऑड इवन अपनाया गया, जो अब वहाँ न्यू नॉर्मल हो गया है। यानी 8 साल में बीजिंग ने वो कर दिखाया जो कई देश पिछले 50 साल से नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे इच्छा शक्ति, क्षेत्रीय सहयोग और डेटा पारदर्शिता महत्वपूर्ण कारक रहे। आज दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार AQI का आंकड़ा छुपा रही है। सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। प्रदूषण से निजात पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम चीन से सीख सकते हैं, इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली में जहरीली हवा के लिए ना आज की बीजेपी और ना पहले की केजरीवाल सरकार दोषी है। जनता को सरकार वैसी ही मिलती है जैसी वो चाहते हैं। वोट देते हैं धर्म और जाति देखकर। जिस दिन जनता ये तय कर लेगी कि जहरीली हवा के मुद्दे पर वोट देंगे, दिल्ली का आसमान नीला हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।